नमस्कार दोस्तों। आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान आज हो गया। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को गिनती और 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा, यह पता चलेगा कि जिस दिल्ली को केजरीवाल ने लगातार जीता, 67 सीट, फिर 62 सीट, इस बार फिर केजरीवाल जिस ढंग से दावेदारी जता रहे हैं, क्या केजरीवाल फिर से दिल्ली फतह कर पाएंगे? दिल्ली की सत्ता पर केजरीवाल की पार्टी कब्जा कर पाएगी या केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने के लिए जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी खुद चेहरे के तौर पर मैदान में आ गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी प्रचार में जिस ढंग से सीधे केजरीवाल को, उनकी पार्टी को आपदा घोषित करते हुए, केजरीवाल को भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए और उनके खिलाफ कैंपेन बीजेपी कर रही है, क्या बीजेपी केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर पाएगी? और बीजेपी और केजरीवाल के बीच कांग्रेस जिस ढंग से ताल ठोक रही है, क्या उससे कुछ सियासी समीकरण बदलेगा? हालांकि अगर अतीत देखें तो कांग्रेस लगातार बीते 2 विधानसभा चुनाव में 0 पर रही, इस बार कांग्रेस भी दावे कर रही है। आज जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, कुछ देर के बाद ही बीजेपी, कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी हो गए। स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी का पोस्टर है जिसमें बीजेपी ने दावा किया, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का ही है, 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। जैसे बीजेपी का पोस्टर आया, तुरंत चंद मिनटों के भीतर केजरीवाल की पार्टी का पोस्टर आया। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से भी यही दावा, फरवरी 5 फिर से आप, और उसके बाद इन सब के बीच कांग्रेस। तो समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब बहुत गिनती के दिन रह गए और इन गिनती के दिनों में आरोप प्रत्यारोप और रमेश बिधूड़ी जैसे नेताओं के भाषण, एक दूसरे की घेराबंदी, बिलो द बेल्ट चुनाव प्रचार की आगे आने वाले दिनों में वो रफ्तार भी देखेंगे। इन सब के बीच तो समझने की कोशिश करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, स्क्रीन पर उनको लाया जाए। शीतल पी सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली के चुनाव को बारीकी से, दिल्ली के चुनाव पर नजर रख रहे हैं, लेकिन खास बात आम आदमी की राजनीति को, आम आदमी की पॉलिटिक्स को, केजरीवाल की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से जानते हैं। सतीश के सिंह सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली की राजनीति को डे टू डे समझते हैं और लगातार आप अलग अलग चैनल पर उन्हें देखते भी होंगे। रविंद्र सिंह शिवरान साहब हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं। इन 3 राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए समझेंगे। ये मेरी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर मेरा पहला शो है और आज से उसके बाद मैं कोशिश करूंगा दिल्ली में अलग अलग इलाकों में जाऊं, समझूं जमीनी हकीकत भी, और आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या जनता सोच रही है उसको भी समझने की कोशिश करूंगा। और इसमें एक एंगल महिला वोटर का है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में, जो कुछ सालों में चुनाव हुए, शुरुआत मध्य प्रदेश के नतीजों से हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर झारखंड की महिला सम्मान निधि के नाम पर जो पैसे दिए जा रहे हैं, लाडली बहना योजना, लाड़की बहना योजना, मैया सम्मान योजना झारखंड में, और उसी तरह से जैसे दिल्ली में नारी सम्मान, महिला सम्मान योजना का ऐलान कर दिया केजरीवाल ने और प्यारी दीदी कांग्रेस ने। तो इन सब का असर महिला वोटर को साधने की जो कोशिश है, उसका क्या नतीजा दिखेगा, यह भी कुछ तय होगा दिल्ली के इस चुनाव से। और क्या वो गेम चेंजर योजनाएं जिसके आधार पर महाराष्ट्र में, झारखंड में या एमपी में सरकारें तय हुई, क्या वो योजना दिल्ली में केजरीवाल के लिए फायदेमंद होगी अगर केजरीवाल ने सबसे पहले अनाउंस किया? तो सबसे पहले शीतल जी, चूंकि तारीखों का ऐलान हुआ और जैसा कि मैंने कहा, मैं भी आज पहले दिन बात कर रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर, आरोप प्रत्यारोप हम लगातार देख रहे हैं खुलकर, एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल आमने सामने। लेकिन मैंने जैसा कि शुरू में कहा, जबकि बीच कांग्रेस जिस तरह से केजरीवाल को सीधे टारगेट कर रही है, बीजेपी चाहेगी कि कांग्रेस मजबूत हो। बहुत सारे लोग मानते हैं कि बीजेपी चाहेगी कि अगर कांग्रेस मजबूती से लड़े तो केजरीवाल कमजोर हो। तो इन सब की स्थितियों में, आज की स्थितियों में आप दिल्ली को कैसे देखते हैं? देखिए, अब तो चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव के प्रचार का जहां तक सवाल है, इसमें आम आदमी पार्टी को बढ़त है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना चुनावी कैंपेन शुरू किया और उन्होंने एक टेम्पो जनरेट किया। उसके बाद दूसरी ओर से प्रतिक्रिया आना शुरू हुई। लीड जहां तक आप कह सकते हैं वो आम आदमी पार्टी ने अपने हाथ में रखी और उसको वो मेंटेन किए हुए हैं। इस बीच जो कुछ दूसरी तरफ से हुआ वो सब कंट्रोवर्सीज में चला गया, चाहे वो प्रवेश वर्मा के रुपए बांटने वाला सवाल हो, विधूड़ी साहब के क्रांतिकारी बयान हो, या फिर कांग्रेस की कुछ प्रतिक्रियाएं जिसमें से आज उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विड्रॉ करनी पड़ी है, जिसके बारे में तरह तरह की खबरें आ रही। कोई कह रहा है कि स्टालिन साहब ने डीएमके के फोन किया कांग्रेस नेतृत्व को और कांग्रेस नेतृत्व ने फिर अजय माकन को कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वापस ले लें।
उसमें पीछे जो बैनर लग रहा था उसकी कुछ चीजें सोशल मीडिया पे आई हैं, उसमें देशद्रोही केजरीवाल लिखा हुआ था। तो यानी कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो इस बात से सहमत है कि कांग्रेस लड़ तो रही है अलग, लेकिन वो लड़ाई इस कड़वाहट में न बदल जाए कि बाद में इंडिया के जो रिश्ते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, उन रिश्तों पर उसका असर पड़े, वो चुनाव तक सीमित रहे। कांग्रेस का नेतृत्व इसको ये चाहता है, ये नजर आया। आज का ये एक डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो है, ठीक है, चुनाव आयोग ने अपना जो कुछ कहा, मैं उस पर बहुत नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो विषय प्रवर्तन हो जाएगा। मैं दिल्ली पर ही केंद्रित रहना चाहता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल ने कुछ चीजें तो जरूर कॉपी की है अभी हाल के इलेक्शन से। इन इलेक्शंस में जो मेजर बात है वो ये है कि महिलाओं के लिए स्कीम्स की घोषणा होती है और महिलाओं की उन स्कीम्स में उनको कैश रिवार्ड दिया जाता है। इसने हरियाणा में और महाराष्ट्र में नतीजों में फर्क लाया है। इसके पहले मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ और इसका सब जगह, झारखंड में भी इसका असर हुआ है। तो ये केजरीवाल ने थोड़ा, वैसे केजरीवाल इस तरह की चीजें पहले करने के उत्तरदायी बताए जाते हैं कि वो फ्री बीज सबसे पहले वो लाए, बाद में दूसरों ने कॉपी की। महिलाओं के लिए उनकी एक योजना जिसमें बसों में फ्री चलने वाली योजना है जो बहुत लोकप्रिय है, वो उनकी पहले से मौजूद थी, लेकिन एडिशनल उन्होंने ये 2100 रुपए वाली एक योजना में करीब 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के फॉर्म भरवाए हैं, ऐसा बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो केजरीवाल कर रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि वो दूसरों से भारी हैं या कम से कम बीजेपी से ढंग से मुकाबले में है, कांग्रेस उसमें कहीं नजर नहीं आती, वो यह है कि केजरीवाल के पास करीब 3 लाख लोगों का व्हाट्सएप पूल है दिल्ली में। 3 लाख लोग उनसे को वो अपने व्हाट्सएप पूल्स में जुड़े हुए हैं, जो उनका सोशल मीडिया टीम एड्रेस उनको करती रहती है और वो फीड जो मीडिया उनके लिए छोड़ देता है या मीडिया उसको कवर नहीं करता, वो इसके जरिए दिल्ली वालों में पहुंच जाते हैं। हालांकि बीजेपी के पास भी लगभग सभी आरडी जितने ये रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, फ्लैट्स वाली और दूसरी तरह कोठियों वाली, उन सब के उनके पास भी व्हाट्सएप पूल है और उनमें ज्यादातर उनका उन्हीं का प्रचार चलता है। लेकिन इसके पैरेलल केजरीवाल के पास भी ये ताकत है दिल्ली में, यहां पर बीजेपी और वो मुकाबले में आते हैं। अब केजरीवाल ने इस चुनाव में जो खास किया है, पंजाब से उन्होंने लगभग हर विधानसभा में एक 20 आदमी की टीम कार्यकर्ताओं की लगाई है जो मॉनिटर कर रही है। उन्होंने 3 या 4, वो टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करते हैं, एआई वगैरह का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने शुरू कर दिया। उनके बनाए हुए एआई के मेमेज, जिसमें अंबेडकर साहब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं इस तरह का, या वो उनको चद्दर उड़ा रहा है, ये सब काफी उन्होंने पॉपुलराइज किया है और उन कंट्रोवर्सीज को तुरंत आगे बढ़ाया। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी दिल्ली की एक सभा में भाषण देते समय कुछ देर के लिए रुक गए थे, तो वो चीज चर्चा में आ गई कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे और टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई तो वो नहीं बोल पाए। ये सब फैलाने में केजरीवाल टेक्निकली कांग्रेस की तुलना में, कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आती इस मामले में, उनकी टोलियां जो है बहुत अच्छा काम कर रही। दूसरे, वो इलेक्शन मॉनिटर करने के लिए उनके पास इस समय विजय नायर की टोली, एक विजय नायर को भी आप जानते हैं कि उस मामले में जमानत मिल गई सबसे ज्यादा दिन जेल में रहने के बावजूद, और उनके पास टेक्निकल टोली है जो गोवा में पहले काम कर चुकी है, वो काम कर रही है। संदीप पाठक वाली राज्यसभा वाली टोली जो इस बीच में विजय नायर के जेल जाने के बाद क्रिएट हुई थी, वो अलग काम कर रही है। मुझे आज ये जानकारी मिली है जब अजीत जी आपने फोन किया उसके बाद, कि आईपैक जिसमें पहले प्रशांत किशोर उसका नेतृत्व कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, आईपैक को भी आम आदमी पार्टी ने हायर किया है, वो भी काम कर रही है। तो यानी करीब 3 टेक्नोलॉजिकल टोलियां वोटर सर्वेलांस के लिए उन्होंने लगा रखी हैं, जिसमें करीब 3000 लोग एंगेज हैं, ये सब काम कर रहे हैं। इस स्तर पर कांग्रेस के प्रचार में मुझे कहीं कोई सूचना नहीं मिली कि जो ये बल्कि ये पता चला कि संदीप दीक्षित का अलग है, अजय माकन का अलग है, जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी अपनी कथित पदयात्राएं चल रही हैं। लेकिन लोगों में भी जितने वीडियोस इस समय अवेलेबल हैं जो पब्लिक में काम कर रहे हैं, जैसे न्यूज 24 के पत्रकार जो ज्यादातर फील्ड में रहते हैं और अन्य लोगों ने, उन सोशल मीडिया वीडियोस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस कहीं भी उपस्थिति होती नहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहीं से रिवाइव कर रही हो। मामला आमने सामने का है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही है। कांग्रेस को जितना वोट मिला था, अगर वो उतना बचा ले जाती है तो ये उसकी विजय मैं मान लूंगा। अब आंकड़ों पे आते हैं।
सुनिए, नहीं मैं सेकंड राउंड में आता हूं, क्योंकि इसके हाँ कई प्लीज काउंटर है। एक बार प्लीज सबको प्लीज शामिल करता हूं। प्लीज प्लीज। सबकी चीज जो एक बात उन्होंने शीतल जी ने कही, एक कांग्रेस फैक्टर भी है। लेकिन बात यह है कि केजरीवाल ने 67 सीटें जीती थी 2015 में, 2020 में 62 सीटें जीत ली आम आदमी पार्टी ने। यह अलग बात है, कांग्रेस 0 सीटें। लेकिन बीते 2 सालों में, 3 सालों में जिस ढंग से केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल उठे, कट्टर ईमानदार वो खुद को कहते हैं, बीजेपी उन्हें कट्टर बेईमान साबित करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का सीधा हमला शीश महल को लेकर है। वो शीश महल जो कहा जा रहा है 45 करोड़ से बना, पूरी लिस्ट आ रही है सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से। परसों इंडियन एक्सप्रेस में खबर छप गई, पर्दे से लेकर किचन तक सब लाखों रुपए में कैसे बने। तो बीजेपी का पूरा नैरेटिव होगा कि जिस केजरीवाल की छवि ईमानदार की थी, उसे कैसे बेईमान साबित किया जाए। और केजरीवाल की कोशिश होगी कि जो उनसे डेंट लग रहा है उसको कैसे ये महिला सम्मान और बाकी से रिकवर करे। तो आप आज की तारीख में क्या देखते हैं, क्या नफा क्या नुकसान? देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं और इसमें जो बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसका एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है और शायद वही मुश्किल केजरीवाल के लिए है भी। बाकी तो वो रेवड़ी किंग है। इस देश में रेवड़ी का जो मॉडर्न अवतार है, उसके वो युग पुरुष है। तो उस मामले में तो उनसे उनका जो क्रेडेंशियल है वो बड़ा मजबूत रहा है। बिजली, पानी, सड़क, सड़क नहीं, बिजली, पानी, मोहल्ला स्कूल। क्लिनिक, फलाना का पता नहीं क्या-क्या। तो यही है। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी भी इन पर हमला करते थे, रेवड़ी के ही खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब तो रेवड़ी ही भाजपा को चुनाव जिता रही। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा एक है। दूसरा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता गरीबों में, अमीरों में, मेरा ऐसा मानना है कि गरीबों में विश्वसनीयता, लाख कुछ उनके ऊपर आरोप लगे हों केजरीवाल के ऊपर, लेकिन ये जो रेवड़ी मिल जाता है ना, तो फिर क्या है कि गरीब ये सिर्फ रेवड़ी देखता है। अमीरों में हो सकता है कि अरे जी दिल्ली ऐसा था, इसको ऐसे कर दिया, फला ठिका, वो अलग चीज है। मेरा इससे एक अलग रूप से इसको देखना है कि मैं दिल्ली के चुनावों को एक ऑल इंडिया पार्टी जो रीजनल पार्टी है, उसमें अरविंद केजरीवाल के मतलब आगे के मार्च की दृष्टि से देखता हूं। अगर वो ये जीत गए तो मत मानिए कि ये दिल्ली के लिए, क्योंकि अब तो वो उनकी पार्टी रिकॉग्नाइज इस तरह से नेशनल पार्टी है, तो वो बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। और एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली का चुनाव वो तय करेगा कि कौन पार्टी कितनी मेहनत से, कितनी ताकत से और कितनी इच्छा से चुनाव लड़ती है। मेरा कहने का मतलब कि अगर बीजेपी पूरा जोर लगाती है तब तो मजेदार चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी भी अगर जोरदार ढंग से इस चुनाव को अभी भी लड़ती है तो ये नतीजों को प्रभावित कर सकती है, जो कि केजरीवाल के खिलाफ जा सकता है। और एक चीज मैं आपको दिल्ली के बारे में बताऊं, मैं दिल्ली की राजनीति बहुत दिनों से जानता हूं, करीब 1986 से जानता हूं। यहां कौन किसके साथ मिल जाता है पता ही नहीं लगेगा, ये आप समझ लीजिए। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा ये कहना है कि भाजपा हिंदू पोलराइजेशन के लिए, इसलिए हम लोगों ने देखा कि केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिख दी, एक तरह से सपोर्ट मांगा, मैं तो कहूंगा सपोर्ट मांगा। और आरएसएस का कैडर दिल्ली में है, क्योंकि कहे तो भाजपा का के पूर्वज भी यही के थे। तो वो एक प्रयास हनुमान जी और पुजारियों को अलाउंस वगैरह वगैरह दे करके उन्होंने रेवड़ी प्लस ये जो हिंदू कार्ड खेला है, ये एक निर्णायक चीज है। और आरएसएस के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो भाजपा, मौजूदा भाजपा के साथ रहती है या फिर एक अपने मतलब केजरीवाल के साथ जा सकती। कोई ठिकाना नहीं। आप इन चीजों को ये नजरअंदाज मत, क्योंकि फिर ये बहुत अलग ढंग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी पॉलिटिक्स सिर्फ मुझे लगता है कॉन्स्पिरेसी ही रह गई है। अब इसमें आप कोई सोच ज्यादा विचार और ये आइडियोलॉजी या फलाना ठिकाना इस सब पर मत जाइए, है ना। अब पॉलिटिक्स मतलब क्या, ट्रांजैक्शनल।
रेवड़ी दो, वोट लो, हर जगह तो यही हो रहा है। बाकी कोई क्या, या इसको स्विट्जरलैंड बना रहा है क्या मैं पूरे आरएसएस देश के संदर्भ में बोल रहा हूँ। आरएसएस भाई, आरएसएस क्यों केजरीवाल बीजेपी को हराने के लिए काम करेगी, केजरीवाल को जिताने के लिए? आरएसएस साइलेंट रहती मैं है। ये कह रहा हूं कि लोकसभा में अजीत आई। जी, हाँ हाँ, क्या ये हम सबको नहीं पता है कि एक लोकसभा चुनावों में इंटरनल सैबोटाज का भाजपा के लोग मानते हैं कि इंटरनल सैबोटाज हुआ है। ये तो सबके आम बात है। कि वो उस लोग तो समय 400 का नारा लगा रहे थे, 240 पर कहाँ अटके। आप जानते हैं, एक बात बता देता हूं कि जब से जेपी नड्डा ने वो बयान दिया कि भाई अब तो आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, तो उसके बाद 93 सीट हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो कॉन्स्पिरेसी क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं बोल सकते? 93 सीट्स, ये हमें कोई बीजेपी के इंसाइडर ने बताया, और कोई ने नहीं बताया, वो बीजेपी के इंसाइडर ने बताया। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसी आधार पे है। और इसीलिए एक और बात इस राउंड में, कि केजरीवाल जब जेल से छूट के आए, मुख्यमंत्री से हटे, उसके बाद आप पार्टी की इलेक्शन मशीनरी चुनाव में जुट गई, कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, फलाना ठिकाना। कि कोई आप पार्टी वाला मुझे बता रहा था कि 70,000 सभाएं करने का लक्ष्य रखा था उन्होंने। अब कितना किया है नहीं मालूम है। तो उनको भी पता है कि इस बार, लेकिन मुकाबला देने वाला कितना मुकाबला देता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। विचित्र कि 3 चुनावों में 21 सीट जीत गई लोकसभा में भाजपा, लेकिन 3 क्या कहते हैं लोकसभा में 3 विधानसभा चुनाव में शायद 10 का आंकड़ा पार हुआ है, बस इतना ही है। तो ये सब भी है, क्योंकि पॉलिटिक्स दिल्ली की, सिर्फ दिल्ली की लोकल से नहीं है, ऑल इंडिया आगे क्या प्रोजेक्शन लेके पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी चल रहे हैं, इस पर है। तो अब एक तो और भी है ना बात, कि भाई जब अन्ना आंदोलन से निकल करके पार्टी बना के दिल्ली में सरकार बनाए, तो 28 सीट इनको आई थी, कांग्रेस सरकार में थी, अजय माकन शायद विधानसभा अध्यक्ष हुए थे। तो उनको ये भी, कांग्रेसियों को भी देखना है भाई, कि इनसे मिलजुल के रहना है या नहीं रहना है, रास्ता बंद कर देना। और यही बात आप पार्टी में भी लागू होती। तो ये है सब डायनामिक्स। चलिए, रविंद्र श्योरान साहब, आपसे भी वही सवाल, चूंकि हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, कि आज की तारीख में, जब अब देखिए आज 7 तारीख हो गया, 5 तारीख को वोटिंग है, 3 तारीख के शाम तक का प्रचार है, तो बहुत चंद गिनती के दिन रह गए। लेकिन एक सवाल ये बार बार जरूर उठ रहा है और उठेगा, कि केजरीवाल का जो 2 चुनाव हुआ, बल्कि अगर 2013 का भी चुनाव मान लें, तो ईमानदारी उनका मुख्य प्लैंक था। उसको, उस प्लैंक को ही बीजेपी डेंट करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। और अभी से आने वाले जो 25-26 दिन, जो जितने दिन भी चुनाव प्रचार के होंगे, सारा जोर शीश महल पर होगा। और वही पर्चे, वही सीएजी रिपोर्ट, वही पर्दे के खर्चे, वो किचन और ये सारी चीज। केजरीवाल क्या उससे निकलकर दिल्ली की सत्ता को फिर से कब्जा करने की स्थिति में पहुंचते दिखेंगे, या जैसा कि कहा, बहुत कड़ी टक्कर है, कुछ भी हो सकता है? जी नमस्कार। यकीनन सर, इस बार चुनाव आसान तो नहीं है केजरीवाल के लिए, थोड़ा सा मुश्किल तो फंसा है। और खास तौर पर बीजेपी जिस तरीके से एफर्ट्स कर रही है, और कांग्रेस ने भी शायद ये प्लान कर लिया है कि अब वो बाई देने के मूड में नहीं है कि आराम से आम आदमी पार्टी जीत जाए। और इस बार भी वो कांग्रेस पार्टी भी फुल थ्रॉटल इलेक्शन कैंपेन में कूद गई है, जिस तरह से इलेक्शन अभी तक देखने में आ रहा है। तो कोशिश तो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस भी कर रही है। और जो कैंपेन एग्रेशन में देखा गया है इस बार, देशद्रोही जैसे शब्दों का, देखिए आप लोग तो बहुत लंबे समय से राजनीति कवर करते हैं, लेकिन कांग्रेस की शब्दावली में इस तरह के शब्द कभी नहीं रहे कैंपेन में। कभी भी किसी भी पार्टी के खिलाफ उन्होंने कैंपेन किया हो, लेकिन इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जो अब कर रही है। और उसके अलावा संदीप दीक्षित को लड़ाया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि अपना वोट जो आम आदमी को चला गया है, उसको किसी तरीके से रिक्लेम कर लिया जाए। और शायद ये हाईकमान की तरफ से इशारा होगा कि अगर बीजेपी जीत रही है तो जीते, लेकिन हम लोग अपना जितना वोट हमने खो दिया है आम आदमी पार्टी के पक्ष में, उस वोट को वापस ले लें, और उसी के लिए लड़ाई लड़ रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी भी बिल्कुल फाइट कर रही है। और आरएसएस वाली बात जो आप कह रहे हैं, देखिए आरएसएस का सर, हमने पिछले 6 महीने में कई सारे चुनाव हो गए। आरएसएस के बारे में 2 जगह पर हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली, हरियाणा में और महाराष्ट्र में, चुनाव के बाद
कि उन्होंने इतनी रैलियां करी, इतनी छोटी बड़ी सभाएं करी, लेकिन दिल्ली के इलेक्शन से पहले ही आरएसएस की सभाओं की जानकारी सूत्रों के हवाले से फैला दी गई। मतलब ये है कि जो आरएसएस है वो भी टेम्पो हाई करने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के उन वर्कर्स का, जो 25-30 साल की हार के बाद लगातार उनका टेम्पो बहुत कमजोर हो गया है, उनका मोरल बिल्कुल निचले स्तर पर चला गया है। तो उनको किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश आरएसएस के स्वयंसेवक जो है वो दिल्ली में करते हुए दिखाई देंगे। अब वो उनकी मीटिंगें क्या कहाँ हो रही हैं, कितनी बड़ी सभाएं करते हैं, उसकी तो इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, लेकिन ये जरूर मिलता है कि एक नंबर दे दिया जाता है कि 20,000, 25,000, 30,000, तो वो कहीं मोरल बूस्टर की तरह से काम कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर इस इलेक्शन को लड़े। अब बात शीश महल की, मुझे लगता है सर ये शीश महल वाली बात तो कोई बड़ा इशू बन नहीं पा रहा है कहीं पे भी। लोग इसमें आम नुक्कड़ों पर, चौक चौराहे पर तो कोई इस बात की जिक्र कर नहीं रहे, और ना ये कोई आम आदमी के मुद्दे के लायक है। और ये जो मुद्दों की कमी है ना बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी, शायद यही एक सबसे बड़ा सेटबैक है इन दोनों पार्टीज के लिए कि केजरीवाल को किसी भी मुद्दे पर घेर नहीं पा रहे हैं। और इलेक्शन को, कैंपेन को, इलेक्शन का एजेंडा सेट करने का, इलेक्शन की पिच को बनाने के लिए केजरीवाल अभी भी लीड कर रहे हैं। और वो जैसे 11-12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं पिछले कई दिन से, और उसके बाद पूरा दिन का मोमेंटम सेट हो जाता है मीडिया में डिस्कशन का, वही केजरीवाल जो है लगता है कि लीड कर रहे हैं। 2-3 महीने पहले जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, तब थोड़ी-सी स्थिति डामाडोल ज़्यादा लग रही थी। अब उन्होंने उसमें रिकवर किया है, जिस तरीके से हर इलाके में जा के वो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और उनका जो कैंपेन है वो बड़ा सघन है। हर इलाके में जाते हैं वो, व्हाट्सएप से और फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कनेक्ट जो है वो उनके मोमेंटम को और ज्यादा एग्रेसिवली रन कर पाने में कामयाब हो रहा है, और लोगों के साथ वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। और बीजेपी और कांग्रेस की दिक्कत सबसे बड़ी है कि केजरीवाल के मुकाबले का कोई चेहरा उनके पास दिल्ली में तो कम से कम है नहीं। और बार बार प्रधानमंत्री को वो चुनाव में उतारते हैं, खासतौर पर बीजेपी जब उतारती है, और 2 बार तो बीजेपी बुरी तरीके से हार गई है, और हार भी ऐसी गई कि जैसी कोई पूरे देश में कहीं नहीं हारी, इतनी खराब देखिए हार। एक सेकंड बीजेपी कांग्रेस दोनों को एक तराजू पर आपके बरक्स तौलना गलत होगा। कहाँ कांग्रेस पार्टी 0 सीट मिली, 4.25% वोट मिले पिछले चुनाव की बात करें, बीजेपी को भले 8 सीट मिली लेकिन 38-38.5% वोट मिले, लोकसभा की 7 की 7 सीटें 14, 19, 24 में जीती। तो बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बहुत मजबूत है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। अब सवाल वही उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी जो 53%, 53.5% वोट के साथ 62 सीटें पाके पिछली बार सरकार में बनी, कहीं ऐसा हो कि आम आदमी पार्टी के 5-6-7% वोट कम हो जाए, कहीं बीजेपी 7-5% वोट बढ़ा ले, या कांग्रेस कुछ मजबूत हो जाए और उसके बाद कुछ मुस्लिम वोट काट ले, केजरीवाल के वोट काट ले, तो इससे क्या खेल बदल सकता है? एक छोटा सा जवाब, उसके बाद शीतल जी के पास जाऊंगा। रविंद्र जी। आपकी बात ठीक है सर, मैं दोनों को एक जैसा नहीं बोल रहा था, लेकिन मेन चैलेंजर जो है वो तो बीजेपी ही है, कांग्रेस हाँ। पार्टी तो चैलेंजर नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये जो आपने बोला कि अगर 2-3% वोट बढ़ जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए तो काफी नुकसानदायक हो जाएगा। तो उस हिसाब से वो लोग उनको कहीं ना कहीं चैलेंज तो कर ही रहे, और खासतौर पर जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, चाहे वो शाहीन बाग वाला एरिया हो पिछली बार भी, और या बल्ली मारान का जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, वही सीलमपुर, इलाका है। जहांगीरपुर, ये सब इलाके, कई इलाके। हाँ। नहीं, जैसे जामिया का और ये जो दोनों अलग-अलग इलाके हैं। बिल्कुल। तो हाँ। इन इलाकों में कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना इनरोड्स और अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही है, और वहीं पर खतरा ज्यादा है आम आदमी पार्टी को अपने वोट उनसे खिसकने का। बाकी इलाके में तो पूरा जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का ही है, और बीजेपी में चेहरा नहीं होना, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और देखिए, चेहरा बीजेपी के पास सर आज से नहीं है, पिछले 3 दशक से चेहरा नहीं है। और लोग जो बीजेपी से जिन्होंने दूरी बनाई है, जब साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे, उनको जब हटाया गया था, हालांकि वो हमारी यादों से धुंधली हो गई है बात, लेकिन जब उनको हटाया गया था तब वो एक पॉपुलर लीडर के तौर पर दिल्ली में थे। लेकिन जब उनको हटा दिया गया तो बाहरी दिल्ली का इलाका जहां से वो चुनाव लड़ते थे, जिसकी अगर हम लोग नरेला बवाना से शुरू करके और वो पूरा दिल्ली का जो बॉर्डर हरियाणा को टच करते बदरपुर बॉर्डर तक जाता है, उस इलाके में वो एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे बाहरी दिल्ली का। और वहां के लोग उस बात से नाराज हुए, उन्होंने अपनी नाराजगी अलग अलग मौकों पर जाहिर की थी, और उसके बाद से वो वोट विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास वापस नहीं लौटा है।
तो उसी को रिक्लेम करने के लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से प्रवेश वर्मा को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करे, जिससे वो वोट उनको शायद मिल जाए। लेकिन प्रवेश वर्मा की वो छवि नहीं है, उनका वो अभी उन लोगों के बीच में इतनी ताकत के साथ वो कभी कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े नहीं है कि उनको वो वोट मिलने में आसानी हो। तो इसलिए मुकाबला जो है वो चेहरों के तौर पर आम आदमी पार्टी मजबूत है, कार्यकर्ता के हिसाब से आम आदमी पार्टी मजबूत दिख रही है, लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए पिछले 2 चुनाव जितना आसान होता हुआ नहीं दिख रहा। जी सर। चलिए, शीतल जी, आप कुछ आंकड़ों की बात कर रहे थे। सारे आंकड़े अगर विधानसभा चुनाव की देखेंगे तो जाहिर है केजरीवाल हर समय एज रहा, पिछले 3 चुनाव की बात करें। लेकिन इस बार बहुत सा, मैं बार बार कहूं, जैसे रविंद्र जी ने कहा कि शीश महल या करप्शन का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। हम लोगों को लगता है कि एक बड़ा तबका होगा जिसको लगता होगा कि ये मुद्दा है। हाँ, उसका काउंटर केजरीवाल वो महिला सम्मान से कितना कर ले जाते हैं, जैसे होता है एक जगह आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कहां से कर पा रहे हैं, रफू कर पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल की मुसीबत पिछली बार की तुलना में तो बहुत ज्यादा होगी। देखिए, केजरीवाल को जैसा आपने अभी बीच में बता ही दिया था, पिछले चुनाव में भी 53 दशमलव कुछ वोट मिले थे, उसके पिछले में 54 दशमलव कुछ वोट मिले थे। कांग्रेस जब पिछला चुनाव शीला दीक्षित के जमाने में जीती थी, जो हारा वाला नहीं, उसमें उसको 40% के आसपास ही वोट मिले थे। कांग्रेस कभी वो बैरियर 50% का क्रॉस करके नहीं जीती है, वो सिचुएशन उसकी नहीं थी। तो केजरीवाल ने अब सिर्फ कांग्रेस का वोट नहीं लिया था, उन्होंने नया वोट भी अपने साथ जोड़ा था, और कांग्रेस को उस 40% में 7-8% वोट पहले चुनाव में थोड़े कम मिले थे, उसके बाद 6-7% के बीच में कांग्रेस का घूम फिर के रहा। तो इस तरह से कांग्रेस से करीब 30% वोट, 32% लिया केजरीवाल ने, और अपना उसमें से 20%, 21% नया वोट भी जोड़ा था, जो उन्होंने बीजेपी से और अन्य जगहों से उसको जुटाया था। तो जो कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के पास जो मत प्रतिशत है, अगर उनका ढलान करीब करीब 8-9% का होगा इसमें, या 10% का होगा, तब तो वो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अगर 8-9% का नहीं होगा और 2-3%, 4% का भी होगा, तो वो चुनाव नहीं हारेंगे। अभी की जो सिचुएशन है उसमें मैं उनको पा रहा हूं कि जो उनका अपना आकलन है, उनके हिसाब से वो 28-30 सीटों पर कभी नहीं हार सकते इस समय, आज की तारीख में। ये उनका अपना आकलन है। वो समझते हैं कि 28-30 ही सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी उनको कड़ा मुकाबला दे रही है। कांग्रेस को वो किसी सीट पर मुकाबले में नहीं मानते, और उनको लगता है कि करीब करीब इसके बाद जो बचती हैं सीटें, उन सीटों पर वो मैनेज कर जाने में आसानी से सफल होंगे। तो उनको लगता है कि बाद में ये मुकाबला 28-30 सीटों पर रह जाएगा। चुनाव जब कैंपेन बढ़ेगा तो जो उनकी अभी 30 की इनविंसिबल वाली संख्या है, ये संख्या उनको लगता है वो 40-42 तक तो आराम से ले जाएंगे, और बाद में 30 सीटों पर मुकाबला उनके सामने रह जाएगा कि 30 सीटों में, 28-30 सीटों में बीजेपी कितना ले पाती है, और या वो वापस कितना लाते हैं। अगर टेम्पो बहुत बन गया तो फिर ये बैरियर कहां टूटेगा पता नहीं, लेकिन हारने के चांसेस आम आदमी पार्टी के अपने रणनीतिक कैलकुलेशन में बहुत ही मतलब नहीं है लगभग। इसके संकेत नजर भी आते हैं, मतलब वो उस बात में एकदम हाइप, वो नहीं, हाइप ही नहीं है, उसका आधार नजर आता है। जैसा मैंने कहा था कि उनके पास भी व्हाट्सएप ग्रुप्स अपने समर्थक वर्ग में है। बीजेपी के पास डिटरमिन्ड वोटर 35% के आसपास दिल्ली में है, जो वोकल है, आर्थिक रूप से समर्थ है, जाति के रूप से भी बड़ी जातियों से मूलतः कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो प्रभावशाली है। ये तो बीजेपी का वोटर है, इसलिए कभी भी किसी प्रोग्राम में उनके लोग आके बोलते जोर से, और लगता है कि वो सारे आर्गुमेंट भी वो सब लाते हैं जो बीजेपी के लिए होने चाहिए, चाहे वो शीश महल का मामला हो, जमुना की सफाई न होने का मामला हो, सड़कों की दुर्दशा हो। मुझे ये लगता है इसके बावजूद कि केजरीवाल बहुत अच्छा कैंपेन लीड कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझे फिर भी ये लगता है, जैसे मैं जो दिल्ली को जितना जानता हूं, जिन बहुत सारे इलाकों में, सागरपुर, महावीर एनक्लेव और इधर के बहुत सारे इलाके हैं जिसमें केजरीवाल ने सीवर लाइन, गलियों में सड़कों का, पानी पहुंचाने का, इस सब का अभूतपूर्व काम किया है। केजरीवाल ने 10-12 साल में इस दिल्ली में अभूतपूर्व काम किया है। शीला दीक्षित को जो श्रेय है, उस श्रेय में 70,000 करोड़ रुपए गेम्स के नाम पे आए थे,
और उन 70,000 करोड़ों में 70 घोटाले हुए थे। इसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट हुआ है। उस तरह की इकोनॉमिक सपोर्ट केजरीवाल को नहीं मिली है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। केजरीवाल ने दिल्ली के बजट में से ही, और दिल्ली को केंद्र कोई पैसा नहीं देता, ये भी जान लीजिए। उसे एमसीडी में जो हिस्सा देना था वो भी उसने नहीं दिया। उसने कानून बदल के एलजी के हाथ सारी ताकत ले ली है। इसके बावजूद दिल्ली में इतने काम हुए हैं जो बुनियादी तौर पर उन्होंने, और ये भी किया कि उन्होंने गरीब लोगों को एम्पावर किया। बसों में फ्री चलने से जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है वो है जो दूसरे के घरों में सफाइयां करती हैं। उन स्त्रियों से पूछिए, उनको इसने सचमुच में फर्क लाया है उनको। तो ये बहुत सारे, जैसे 200 यूनिट बिजली है, ये 200 यूनिट किसी कोठी वाले के लिए तो नहीं है, फ्लैट वाले के लिए भी नहीं है। 200 यूनिट निश्चित ही उनके लिए है जो बहुत ही गरीबी हालत में है, एक रूम में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, कठिनाई में रहते हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेट ये है कि दिल्ली की व्यवस्था में बहुत सारे मकान मालिकों के साथ वो रहते हैं, और मकान मालिक ये फायदा उनसे शेयर नहीं करते, डबल मीटर नहीं है, तो बहुत से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसके बावजूद कि बहुत से लोगों को मिल भी रहा है। तो केजरीवाल का जो भी प्रचार तरीका है, एक चीज और इस चुनाव में उनके पक्ष में है, वो ये है कि इस बार वो आर्थिक रूप से कृपण नहीं है। 2020 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में मैंने जो उनके लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोगों के संपर्क है, उनसे बातचीत में मुझे ये पता लगा है कि आर्थिक मामलों पे ना नहीं हो रही है। जहां जो खर्चों की जरूरत है वो खर्चे मिल रहे हैं। तो केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी को लगभग हर मोर्चे पर तगड़ा मुकाबला देने वाली पार्टी के रूप में मौजूद है, और पिछले चुनाव का रिकॉर्ड बताता है कि उनके पास एक बहुत मतलब ऑर्गेनाइज्ड मतदाता समूह का समर्थन है जो बरकरार है काफी हद तक। इसलिए उनको चुनाव में बीजेपी हरा देगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, चलिए, लेकिन एक छोटा जवाब और, क्या आपके हिसाब से करप्शन का चूंकि बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाएगी, बार बार मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये हम लगातार देख रहे हैं, हर चैनल पर हर भाषण में यही हो रहा है, और अभी से जो भाषण होंगे हम अभी से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बीजेपी के सारे नेता, प्रवक्ता और सारे चैनल लगातार शीश महल और केजरीवाल को कट्टर बेईमान साबित करने का ही नैरेटिव गढ़ेंगे। यही सबसे बड़ा हथियार हो सकता है अगर केजरीवाल को डेंट करना। क्या ये केजरीवाल को इतना डेंट कर सकता है जिससे बहुमत से नीचे पहुंच जाए और बीजेपी उनको हराने की स्थिति में पहुंच जाए, या आपके हिसाब से ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा? छोटा सा जवाब, उसके बाद ये मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा उनके समर्थक वर्ग के बीच है जो करीब 37% पिछली बार जिसने उनको वोट किया है। इसमें बहुत इंक्रीज मेरे हिसाब से होगा, बहुत हाइप इसमें बनेगा, तो 2% 3% और बढ़ के बीजेपी 40% तक चली जाएगी और केजरीवाल 50% पे आ जाएंगे। इससे ज्यादा मुझे इसमें चुनाव में इस परिघटना से अंतर पैदा होता नहीं दिख रहा है। हाँ, तब उस हिसाब से अगर कह रहे हैं केजरीवाल 53.5 से 50 पर आ जाएंगे तो हो सकता है 62 से मान लीजिए 8 सीट 9 सीट कम हो जाए, 50 सीट से ऊपर फिर होंगे, 50-55 में रह जाए, 50-55 में रह जाए, बीजेपी मान लीजिए 20 के नीचे पहुंचेगी फिर भी, तो आपके हिसाब से फिर वो 70 की असेंबली है, मतलब 50 से नीचे केजरीवाल जाते हुए मुझे नहीं दिख रहे सीटों के मामले में। सतीश जी, वही सवाल, देखिए हम सब लोग अपना आकलन अनुमान ही कर सकते हैं, और इसमें एक फैक्टर इन कांग्रेस जरूर है। देखिए पिछली बार दोनों बार जिस ढंग से कांग्रेस लड़ी, वो कांग्रेस और उसके बाद इंडिया गठबंधन के बनने के बाद कई बैठकें और इंडिया गठबंधन एक मोर्चा बनना, और उसके बाद जिस ढंग से चुनाव में कहीं साझेदारी भी हुई, कहीं एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े, चाहे पंजाब लड़े हो चाहे गुजरात। लेकिन अब कांग्रेस सीधे केजरीवाल पर हमलावर है। जैसे जो देशद्रोही की बात करें तो अजय माकन ने कहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस विड्रॉ हुआ। संदीप दीक्षित का अपना गुस्सा है, शीला दीक्षित के खिलाफ पूरा चूंकि कैंपेन था, तो कांग्रेस लग रहा है बटी हुई कांग्रेस भी है। कांग्रेस नेतृत्व का रवैया उतना आक्रामक ना हो, इंडिविजुअल का आक्रामक है। तो इन सब से क्या केजरीवाल को ज्यादा नुकसान कहीं हो सकता है, या कांग्रेस फिर 4.5% है, मान लीजिए 1-2% बढ़े, 0 से 1-2 खाता खुलेगा, यही देखते हैं आप? सतीश जी म्यूट है। एक मिनट, मैंने आपसे पहले ही राउंड में कहा कि कौन कितना मजबूती से चुनाव लड़ता है
एक बहुत बड़ा ये निर्धारक है यहाँ दिल्ली में। और जिस प्रकार से कांग्रेस को जितना हम जानते हैं, कांग्रेस का हर एक दूसरा आदमी एक दूसरे से लड़ा हुआ है, एकदम पक्की बात है। कोई किसी को देखना नहीं चाहता। जब सबसे बड़ी बात यही है कांग्रेस की यहाँ पे दिल्ली में, शीला दीक्षित के समय भी था, लेकिन अब तो सब देखिए कि यहाँ तो अब 6-6 महीने वाले अध्यक्ष बनते हैं, अब जाके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप में अच्छे संपर्क हैं, कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि भाजपा में अच्छे संपर्क हैं। इस तरह से चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का 2 वोटों पर दावा हो सकता था इस चुनाव में कम से कम। एक तो ये जो दलित भाइयों का जो वोट है उसके ऊपर, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो अम्बेडकर जी को एक भगवान मानते हैं, एक और बहुत लोग मानते हैं, और दूसरा जो मुसलमान वोट शिफ्ट कर सकता था मैं बोल रहा हूं, और अभी भी थोड़ा बहुत करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। कितना जोर लगाती है पार्टी, ये लगाने की स्थिति में इस पर निर्भर करता है। आप देखिए एमसीडी का चुनाव जब हुआ था तो 4.5% वाली कांग्रेस जो है 10-11% पहुंच गई थी उस वाले चुनाव में। वो था बाय डिफॉल्ट आता था। तो वही बात है कि आज उसको अगर मतदाता को कुछ शायद ऑप्शन दिखे, कोई विकल्प जैसा दिखे, जो कि नहीं दिख रहा है, तो निश्चित रूप से ये फायदा केजरीवाल को होगा, क्योंकि दलित समुदाय का वोट निश्चित रूप से जो है भाजपा के पक्ष में पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और दूसरा, भाई मुसलमानों की बात करें तो कोई बात करना व्यर्थ है, वो कहां से वोट देंगे। और तीसरा जो रेवड़ी वाला समुदाय है, जिसको बुनियादी सुविधाएं मैं कहता हूं, रेवड़ी कहना भी मुझे नहीं पसंद है, कि बुनियादी सुविधाएं आप किसी को दे दीजिए, घर का जो बुनियादी खर्चा वर्चा पूरा हो जाए, तो वो फिर आपको सब चीज दे देता है भाई। जब 20-2100 रुपया पर महाराष्ट्र में वोट पड़ सकता है, मध्य प्रदेश में पड़ सकता है, तो दिल्ली तो जननी है इस मामले में केजरीवाल, इसलिए मैं इनको रेवड़ी किंग कहता हूँ। ये सब एडवांटेज तो केजरीवाल को है, लेकिन हाँ, उनके लिए जो सबसे बड़ा चुनौती मेरे हिसाब से, कि भाजपा कितनी ताकत से चुनाव लड़ती। भाजपा अगर बहुत ज्यादा ताकत लगा देगी, तो फिर एक दिक्कत है उनके लिए। ऐसा नहीं है अभी क्यों नहीं लगाएगी भाई। भाजपा 27 साल से दिल्ली में सत्ता से बाहर है, उसके लिए तो इस बार पूरी ताकत न लगाने की वजह क्यों होनी चाहिए। और देखिए इस बार तो सीधे अभी जो वीडियो जारी किया, पोस्टर वीडियो, सीधे मोदी जी की तस्वीरें आ रही है भाजपा सामने। देखिए स्क्रीन पर आया, अभी वीडियो देख रहा हूं, वो रील में सीधे मोदी जी ही आ रहे हैं, मतलब और किसी भाई कोई दाएं बाएं नहीं है। तो सीधे मोदी जी को चेहरा बनाकर अगर मैदान में उतारा है, तो पूरी ताकत से नहीं लड़ेगी या 2% गुंजाइश छोड़ेगी, इसकी कोई वजह क्यों दिखती है? देखिए वजह की कई हो सकती है बात, वजह पे मैं नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि चुनाव मोटा मोटी दिल्ली में पोलराइज्ड हो चुका है 2 पार्टियों के बीच। कांग्रेस एक थर्ड पार्टी के रूप में एंट्री लेना चाह रही थी या नहीं चाह रही थी, या क्या वजह थी, अब उसके पास कोई विकल्प नहीं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा के हिसाब से पोस्टर चल रहा है, आज चला है, तो फिर क्या है ना, कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये एक डायनेमिक्स तो दिनों दिन रातों रात बदलते हैं ना। अब कांग्रेस में आप अभी कोई बोल रहे थे कि कोई मैसेज आया है, दावा था कि मैसेज आया स्टालिन का, ये है वो है। ये INDI है कि पार्टियों से सबसे केजरीवाल के अच्छे संबंध है, बनाया है उन्होंने। मुझे तो जहां तक लगता है वो प्रयास करते रहे, चाहे रांची हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कलकत्ता हो। तो वो भी एक चीज सतीश जी, एक चीज देखिए, 3 पोस्टर एक एक करके दिखाइए जरा। जैसे देखिए बीजेपी का पोस्टर, कि आज जारी हुआ चुनाव तारीख के बाद, मोदी जी हैं। 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। अब आम आदमी पार्टी का पोस्टर दिखाइए, ये आम आदमी पार्टी का पोस्टर है। 5 फरवरी फिर से आप। और अब कांग्रेस का पोस्टर दिखाइए, कांग्रेस का पोस्टर है, इसमें आम जन की 3 तस्वीर है, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न सोनिया गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे। मतलब इन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी कहीं नहीं रखा। तो इसको कैसे देखते हैं भाई? ये मतलब हार का या जीत का श्रेय, जो जीतने दिल्ली में सरकार बनेगी इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है।
कहीं से कोई संभावना नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जीरो पर जो कांग्रेस थी वो कितना हासिल करती है, लड़ाई वहां है। जो वोट कांग्रेस खो चुकी 3 चुनाव में, वो कितना पाती है। तो ये क्यों कांग्रेस ने किया? क्यों? चेहरा तो कम से कम कांग्रेस अपने नेतृत्व का डाल सकती थी इस पोस्टर में। कांग्रेस जो है दिन में 3 बार अपनी नीतियां बदल लेती है। उनको लगता है आईएनडीआई भी खड़ा करना है, उनको लगता है कांग्रेस को अकेला भी चलना है, उसको मजबूत करना है, वहां नेताओं की अलग अलग चलती है। बड़ा कंफ्यूज पार्टी है, आप ये समझिए। एक समय लड़ती है केजरीवाल से, एक समय जेल में रहते हैं तो सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में मंच से जो है रामलीला मैदान में आती है, पता नहीं चलता है। और आपने देखा होगा जब कन्हैया कुमार के कंस्टिट्यूंसी में राहुल गांधी और केजरीवाल गए थे, तो जो बॉडी लैंग्वेज और मंच था उसी से सब कुछ जाहिर था है। हाँ। अगर ये दिक्कत नहीं रहती तो कांग्रेस जो है इतना खराब के नेता रहते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता ज्यादातर दिल्ली में ही रहते हैं, भले नेता कहीं के हो। तो उनको तो कुछ करना चाहिए था दिल्ली में, लेकिन नहीं कर पाते हैं। कारण है, और अब एक मजबूरी है कि भाई एक जो आप सेकुलर और डेमोक्रेटिक फलां ठिकां गठबंधन आप जो कहते हैं, तो उसमें आपको अभी उनके पास कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। और दिल्ली की प्रदेश इकाई भले ही चाहते होगी लड़ना, लेकिन वो आपस में लड़ने से तो उभरे, तो क्यों प्रियंका गांधी को पोस्टर छपवाएगी कि नई नई अभी एमपी बनी है, बता जाए। ये सब दिक्कत है कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो दिल से एक चीज और कहना चाहता हूँ अजीत जी। मेरा ऐसा मानना है कि ये इस चीज को थोड़ा विश्लेषण कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये बीजेपी बनाम जो है कुछ नहीं है लड़ाई, ये क्या है ना, कांग्रेस बनाम सारी पार्टी है। ये विपक्षी खेमे का है, और हो सकता है कि कांग्रेस की जगह जो है आप पार्टी लेना चाहती हो। तो ये सारी चीज है कि एवरीबॉडी इज अगेंस्ट कांग्रेस। बीजेपी तो है, ये सब कहते हैं मोदी से लड़ेंगे, आपस में लड़ के कहते हैं कि हम ही लड़ेंगे मोदी से। तो ये तो दिक्कत इस साइड की है, ये दिक्कत इस साइड की है। वो तो पोल पोजीशन में है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ दिन पहले 2 महीना हो गया या जितना भी हुआ, एक आम आदमी के एक बहुत बड़े नेता से बात हुई थी। तो ये नहीं था वो कि कह रहे थे कि जो वो कॉन्फिडेंट चल रहे हैं, ये है उनका, ये उन लोगों का ये कहना था कि जीत तो जाएंगे लेकिन टफ है। और ये भी उनका मानना है, वो तरह से मानना है, वो छोड़ दीजिए उस बातों को, लेकिन उनको एडवांटेज है। लेकिन मैंने इसीलिए कहा ना कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है या कांग्रेस कितनी मजबूती से चुनाव लड़ती है, यही डिसाइड करेगा इस दिल्ली का चुनाव। ये नहीं है कि खाली देवड़ी देने से खुश हो गए लोग, ये नहीं है कि भ्रष्टाचार का जो आरोप का मुद्दा है, जो प्रताड़ना का मुद्दा है, वो है नहीं। तब तो ऐसे देखा जाए 2 पक्ष है इसके, कि भाई पक्ष है, एक तरफ शीश महल है, दूसरा तरफ ये है कि एक को मुकदमा टिक नहीं रहा है, सब जेल से छूट छाट के आ गए। वो अब तरीका है, कौन किसको कैसे बुना लेता है इस पर निर्भर करता है। आप पोस्टर लगा दो। मैं मुझे एक लाइन और बोलने दीजिए, जब किरण बेदी को दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में ये किया गया था, तो एक भाजपा के प्रदेश के बहुत बड़े नेता अभी भी हैं, वो अभी मेरे सामने ठीक मेरे बगल में रिक्शा पर चढ़ के भाजपा जिंदाबाद कर रहे थे, और नीचे उतर के उन्होंने मुझसे कहा जी पूरी चली गई जी, कुछ नहीं होनी है, हमने तो अपने पार्टी में रहना है। ये सब भी तो बहुत निर्भर करता है। चलिए शीतल जी, मैं कांग्रेस के उस पोस्टर पे आपकी भी राय लेना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस का पोस्टर दिखा, ये इस तरह से कांग्रेस ने आज पोस्टर जारी किया जिसमें कोई चेहरा नहीं है, इसको आप कैसे इसकी व्याख्या करते हैं? देखिए, अगर आदर्शवादी ढंग से कहें तो ये सबसे बढ़िया पोस्टर है जिसमें जनता को सर्वोपरि माना गया है व्यक्ति की जगह। लेकिन रियलिटी से देखें कि लीडर नहीं है कोई, और किसी को कुर्बान नहीं करना है। बीजेपी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। देखिए, बीजेपी का रिस्क है, ये पोस्टर आम आदमी पार्टी वाले सुरक्षित रखेंगे, और कहीं वैसा हुआ जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी वाले हर जगह इसको ले जाएंगे कि मोदी जी ने अपना हेड दिल्ली चुनाव में डाला था और देखिए क्या हुआ।
मोदी जी चुनाव हार गए, मोदी जी, तो ये बड़ा रिस्क है बीजेपी ने जो लिया है। लेकिन बीजेपी के पास भी वो समस्या है जो आम आदमी पार्टी के पास थी, वो सॉरी कांग्रेस के पास थी। उनके पास भी लीडर नहीं है कि कहे कि ये आपका मुख्यमंत्री होगा, तो वो मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, तो बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो देखते हैं कि ये रिस्क जो है बेनिफिशियरी होता है कि नहीं। हम लोगों का अनुमान गलत भी हो सकता है, बहुत जगह गलत हुआ है, तो यहां भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने जो रिस्क लिया है उसमें मुझे काफी खतरा नजर आता है। और आम आदमी पार्टी का तो पहले से झंडा चल रहा है कि भाई केजरीवाल के नाम पे चुनाव होना है, केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, और फिर से केजरीवाल उनका नारा भी आ गया है, तो फिर से आप लिख दिया यहाँ पे। तो वो बिल्कुल वही है, वो तो अपनी लाइन पे चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश के सिंह, रविंद्र सिंह शिवरान साहब, शीतलप्रीत सिंह साहब, क्योंकि आज पहली बात थी, पहली बार हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बात की। चुनाव 5 तारीख को है, उसके पहले कई बार हम लोग चर्चा करते रहेंगे। जो तस्वीर बदलती दिखेगी या चुनावी सरगर्मी में कुछ बदलाव दिखेगा, उस पर भी बात करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।